हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट, सब्जेक्ट 6, चैप्टर 4 चुनाव तथा प्रतिनिधित्व का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वीडियो में भारत के चुनाव आयोग के विभिन्न चरणों के बारे में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। आइए अब हम अध्ययन करेंगे भारत का चुनाव आयोग। क्या अध्ययन करेंगे? भारत का चुनाव आयोग। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो है निर्वाचन आयोग कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कंपटीशन में या क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछता है कि भारत का निर्वाचन आयोग कहाँ स्थित है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में स्थित है। संविधान के अनुच्छेद 324 में, इस अनुच्छेद में 324 में, अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के गठन व शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के गठन व उनके शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यह निर्वाचन आयोग का गठन, देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयोग है। भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा वर्तमान में 2 निर्वाचन आयुक्त जो है होते हैं। पहले एक ही निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति की गई थी, लेकिन 1993 में संशोधन करके एक निर्वाचन आयुक्त के साथ अब 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति जो है की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर में यह प्रश्न पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य करता है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। या भारतीय चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो लिखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नियुक्ति के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को जब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दी जाती है, तो नियुक्त के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो सुविधाएं दी जाती है वह संपूर्ण सुविधाएं जो उन्हें प्रदान की जाती है। तो इस स्वरूप में हमारे भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन और शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है। और इस स्वरूप में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं और इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। भारत के चुनाव आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। जब से राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचनों की नियुक्ति कर देते हैं, तब से उनके लाभकारी पदों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आइए आगे देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद मुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद मुक्ति जो कैसे की जा सकती है या उनको जो उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है।
चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब होता है। यह याद कर लीजिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जब 65 वर्ष की आयु तक होता है, यह अपने कार्यकाल के 6 वर्ष तक होता है, उनमें से जो पहले पूरा होता है वहीं तक वह अपने पद पर जो है कार्य कर सकते हैं तक होता है। अनुच्छेद 324(5) में यह भी व्यवस्था है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से अपने पद से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(5) यह वर्णित करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद से उसी विधि के द्वारा हटाया जा सकता है जिस विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पदों से हटाया जा सकता है। अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया के तात्पर्य क्या है कि संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत जो पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, निर्वाचन आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्तों को हटाना। निर्वाचन आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्तों को हटाना। निर्वाचन आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर, ठीक है, या एकीकरण निर्णय के आधार पर निर्वाचन आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्तों को उसके पद से हटा नहीं सकता। उसके लिए उनको राष्ट्रपति उन्हें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के आधार पर हटा सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के आधार पर हटा सकते हैं। बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति लिए या सहमत में राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्तों को उनके पद से नहीं हटा सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको निर्वाचन आयोग का गठन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद मुक्ति, निर्वाचन आयुक्त क्षेत्रीय आयुक्तों को पद से हटाना पर हम लोगों ने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। इसको नोट्स के कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। आइए अब हम चलते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य, क्या अध्ययन करेंगे, निर्वाचन आयोग का कार्य। भारत के लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बीच में और भारतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में देश में अशांति न हो, शांति के सहयोग में निर्वाचन आयोग का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस स्वरूप में यह निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के चुनाव के संचालन, अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार भारत का निर्वाचन आयोग निम्न कार्य करता है। पहला क्या है, मतदाता सूचियां तैयार करना। क्या करना, मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग चुनाव का बिगुल बजने से पहले सबसे पहले मतदाता सूची को तैयार करने का जो है कार्य करता है। जनगणना के पश्चात यह निर्धारित की जाती है कौन कौन से नागरिक मत देने योग्य हैं और कौन कौन से नागरिक मत देने योग्य नहीं है, कौन पागल है, किसको जो है न्यायालय के द्वारा मत से वंचित कर दिया गया है या राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है, किन कौन कौन से ऐसे नागरिक हैं जो अपने मानसिकता प्रकरण के कारण या मानसिक हीनता के कारण अपना मत नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्तियों को मतदाता सूची में जो है नाम नहीं दिया जाता है। और इस स्वरूप में वरिष्ठ मताधिकार आयोग के आधार पर कौन कौन से नागरिकों का नया नाम सूची में दिया जाएगा उसका भी नाम जारी किया जाता है। तो पूर्ण पारदर्शिता के साथ जो है निर्वाचन आयोग सबसे पहले मतदाता सूचियां को जो क्या करता है, तैयार करवाता है और तैयार करवा करके जो है उसे स्पष्ट रूप से जो है निरीक्षण भी कराता है। तब जाकर के जो अगली प्रक्रिया की कार्यवाही जो है की जाती है।
दूसरा दिया है चुनाव प्रक्रिया का संचालन। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया का जो संचालन किया जाता है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, संसद के दोनों सदनों का चुनाव प्रक्रिया, विधानमंडल के दोनों सदन अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का पूरी जिम्मेदारी जो निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के तहत जो मतदाता सूची तैयार करने के पश्चात पर्चा दाखिला करवाना, फिर नाम को सूची वापस लेना, इसके साथ ही जो प्रचार प्रसार का तिथि घोषित करना, फिर प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को बंद करवाना, निर्धारित तिथि पर बूथों को तैयार करके मतदान कराना, फिर निर्धारित तिथि पर जो मतों की काउंटिंग कराना, इन सारी प्रक्रिया संचालन की जिम्मेदारी आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है की जाती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन का संपूर्ण कार्य पद्धति को जो है पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करने का जो है कार्य करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल का जब उत्पत्ति होती है, उद्भव उसका होता है, तो उस राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है और इस आधार पर जो है निर्वाचन आयोग उस राजनीतिक दल का पंजीकरण कर, ठीक है, उसे पहले क्षेत्रीय दल के रूप में या राज्य दल के रूप में और उसका अलग से एक चुनाव चिन्ह की आवंटन की प्रक्रिया को संचालित करने का जो है कार्य करता है। इसके साथ ही देखिए दिया भी है कि राजनीतिक दलों को मान्यता संबंधी नियम का उल्लेख चुनाव चिन्ह आदेश 1968 में किया गया है। इसमें किया गया है चुनाव चिन्ह आदेश 1968 में जो किया गया है। आयोग किसी भी दल को दो तरह की मान्यता देता है, ठीक है। कुछ ऐसे दल होते हैं जो अभी एक प्रांतीय क्षेत्र में भी उसका उद्भव होता है और इस स्वरूप में उन्हीं प्रांतीय क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करते हैं और अपने क्षेत्रीय दल के रूप में यह चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे दल होते हैं जिसको राष्ट्रीय दल के नाम से जाना जाता है। इस दल के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय दल, ठीक है। यह राष्ट्रीय दल की मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पूरे भारतवर्ष की प्रक्रिया में चुनाव में भाग लेकर के जो अपने चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ सकते हैं और अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं और पूर्ण बहुमत बना करके केंद्र सरकार पर भी अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत दो प्रकार के राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान की जाती है, एक राष्ट्रीय दल के रूप में और दूसरा राज्य दल के रूप में, जिसको हम क्षेत्रीय दल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट दिया है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। क्या दिया है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है। गणना के बाद, ठीक है, हर 10 साल पे जो गणना होती है, गणना के बाद जो अलग अलग परिसीमन क्षेत्र जो निर्धारित किया जाता है। परिसीमन क्षेत्र का तात्पर्य कि अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव को ले लीजिए। विधानसभा उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्षेत्र जो अर्थात संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 403 परिसीमन क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो रामकोला विधानसभा एक परिसीमन क्षेत्र है। रामकोला विधानसभा परिसीमन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। यहाँ की जनता अपने मताधिकार आयोग के आधार पर मतदान करती है और जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत को प्राप्त करता है वही उस परिसीमन क्षेत्र का या उस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होता है, जिसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, जिसको हम विधानसभा के सदस्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी स्वरूप में संसदीय क्षेत्र को ले लीजिए, जो है निर्वाचन आयोग संसदीय क्षेत्रों का भी परिसीमन कराता है और एक संसदीय क्षेत्र से एक ही संसद विजयी घोषित होता है, जिसको
जिसको हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, या जिसको हम संसद सदस्य के नाम से जानते हैं। तो इस स्वरूप में जो निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करा करके जो उस क्षेत्रों से एक एक उम्मीदवारों को विजयी घोषित करने का जो कार्य करता है। देखिए दिया गया है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भारत का निर्वाचन आयुक्त ही होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भारत का कौन होता है? निर्वाचन आयुक्त ही होता है। इस आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। इस परिसीमन आयोग के सदस्यों के अतिरिक्त, ठीक है, जो परिसीमन आयोग में उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के रिटायरमेंट, ठीक है, या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, 2 न्यायाधीश भी इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं और निर्वाचन आयोग को जो पूर्ण सहयोग देने का जो कार्य करते हैं। ठीक इसी स्वरूप में निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के समक्ष संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या मतभेद पैदा हो जाता है कि इस संसद सदस्य की योग्यता जो प्रस्तुत की गई है वह उचित नहीं है अथवा गलत है, तो ऐसे परिस्थितियों में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर के ही उसका जो निर्णय करने का जो कार्य करता है। साथ ही दूसरा दिया है आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर समय दिलाना। राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए, जनता के सामने अपनी गुहार लगाने के लिए, अपनी वरीयता को प्रस्तुत करने के लिए जो निर्वाचन आयोग जो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर जो हर राजनीतिक दलों को समय प्रतिबद्धता के अनुसार समय दिलाने का कार्य करता है। और इस अवसर को पा करके सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव का जब प्रसार करते हैं, अपना विज्ञापन करते हैं। तीसरा दिया है चुनाव चिन्ह आवंटन। क्या दिया है? चुनाव चिन्ह आवंटन। चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। कौन कौन से चुनाव चिन्ह किस राजनीतिक दल को प्रदान किए जाएंगे? राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह पहले से निर्धारित होता है, फिर क्षेत्रीय दलों का। इसके साथ ही कुछ अन्य दलों से अतिरिक्त भी सदस्य चुनाव लड़ने का जो कार्य करते हैं, उनको भी चुनाव चिन्ह देने का कार्य जो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय दलों को चुनाव चिन्ह जो एक राष्ट्रीय दल के रूप में उन्हें पंजीकृत कर दिया जाता है, उनका चुनाव चिन्ह हमेशा वही रहता है, उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं की जा सकती, ठीक है। इस स्वरूप में आवश्यकता पड़ने पर, उसके आग्रह करने पर, संसद के संस्तुति के आधार पर उसमें संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं चुनाव चिन्हों का आवंटन करने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की व्यय की अधिकतम सीमा, चुनाव के समय जो राजनीतिक दल कितना व्यय कर सकते हैं, कितना धनराशि खर्च कर सकते हैं, इसका भी समय उसका भी एक सीमा निर्धारित करने का अधिकार जो है निर्वाचन आयोग का होती है। निर्वाचन आयोग जो सीमा निर्धारित कर देते हैं उसी के अनुसार धनराशि व्यय करना पड़ता है, उससे अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जो लागू होती है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव की बिगुल बच जाने के पश्चात ऐसे परिस्थितियों में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता और न कोई आवाज उठा सकता और न उसके विपरीत कोई अपना प्रचार प्रसार ही कर सकता है। अर्थात आचार संहिता के नियमावली के तहत ही न करके, उसके अधीन ही न करके सभी को अपने कार्यों को क्रियान्वित करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्वाचन आयोग के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। इसको अपने नोट्स के कॉपी में तैयार करके लिख लीजिएगा और याद करके कर लीजिएगा। इस प्रकार आज हमारा सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 क्या था? चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, आज पूरा हुआ, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोग अभ्यास कार्य का बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न
तथा द्विमुखी प्रश्नों को भी अभ्यास कॉपी में पूरा करके जो तैयार कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। शेष अब हम नए अध्याय के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।